हेलो बच्चों, आज मैं आपको आपके पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के पद्य खंड के कविता के बहाने नामक कविता की व्याख्या बताने जा रही हूँ, जिसके कवि है कुंवर नारायण जी। कविता की व्याख्या बताने से पहले मैं आपको इतना बता देना चाहती हूँ कि श्री कुंवर नारायण जी ने इस कविता का संबंध कविता की रचनात्मकता और उसमें छिपी अपार ऊर्जा को प्रतिपादित करने में सक्षम है, ये बताया है। कविता के लिए सभी शब्दों का संबंध सारे जड़ और चेतन वस्तुओं से बताया है। ये भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल से जुड़ी सभी बातों से बताया गया है। इसकी व्यापकता अर्थात कविता की व्यापकता अपार है, इसका कोई संबंध नहीं है, यह किसी भी प्रकार में बंधती नहीं है, इस बारे में कवि ने बताया है। कवि को ये आशंका है कि आज का समय मशीनीकरण है, तो जहाँ पर सभी तरफ जो है भागदौड़ है, तो कवि को ये आशंका है कि कविता का अस्तित्व रहेगा या मिट जाएगा। तो इसी प्रकार से जो कविता ने इसमें बताया है, लेकिन कविता जो है साथ ही ये भी बताया है कि कविता जो है भावों की महक लेकर बिना मुरझाए हुए हर जगह वो प्रभाव डालती है। ये एक फूल की तरह होती है, लेकिन साथ ही ये बताया कि फूल की महक जो है या फूल जो है वो आज खिलते हैं और कुछ समय के बाद वो मुरझा जाते हैं, लेकिन कविता कभी भी मुरझाती नहीं है, उसकी महक हमेशा विद्यमान रहती है। तो कविता भी में जो है कविता के बारे में कवि ने ये बताया है कि कविता की उड़ान वो उसकी सीमा नहीं होती है, वो कहीं पर भी पहुंच जाती है। जिस प्रकार रवि की, सूरज की किरणों की कोई सीमा नहीं होती है, उसी प्रकार कविता की भी कोई सीमा नहीं होती। कहा भी गया है, जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। तो आइए शुरू करते हैं कविता के बहाने। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि व्याख्या लिखने के समय आप लोग इन बातों का ध्यान रखिए कि इसमें 4 पॉइंट्स ज़रूरी है। एक है संदर्भ, जिसमें आपको कौन से पाठ से ली गई है, कविता का नाम, कविता के कवि का नाम ये बताना है। और प्रसंग, मतलब किस प्रसंग में ये पंक्तियाँ लिखी गई है, कवि इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं ये बताना है। व्याख्या में पूरी बात विस्तारित भाव से बतानी है। और अंतिम पॉइंट है विशेष बात, जिसे काव्य सौंदर्य भी कहा जाता है, वो आपको लिखना है। तो आइए शुरू करते हैं कविता के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कविता के पंख लगा उड़ने के माने, माने अर्थात मायने, उसका अर्थ। तो कविता इसमें क्या बताया है, पहले तो देखिए संदर्भ में मैं इसमें आपको बता देती हूँ। इसमें संदर्भ होगा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 की कविता के बहाने नाम से ली गई है, जिसके कवि हैं श्री कुंवर नारायण जी। ये प्रसंग में आप लिखोगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कविता को मन की उड़ान से स्वीकार किया है। कवि कहना चाहते हैं कि चिड़िया की उड़ान की एक सीमा है, वो भले ही चारों तरफ उड़ती है मगर उसकी एक सीमा होती है, लेकिन कविता की उड़ान में कोई सीमा नहीं होती। इस प्रकार दोनों की उड़ान में बहुत बड़ा अंतर है। अब व्याख्या में ये लिखेंगे आप कि कवि कहते हैं कविता एक उड़ान है। चिड़िया के बहाने क्यों बताया है, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कि कविता एक उड़ान है। किस तरह से उड़ान है, वो एक कल्पना की उड़ान है। कविता में तो पंख नहीं लगे होते हैं, वो एक काल्पनिक उड़ान होती है। उसके जो पंख होते हैं, कविता के जो पंख होते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन वो कल्पना से उड़ सकते हैं।
वो हर जड़ चीज़ में, हर चेतन चीज़ में, वो कहीं पर भी कवि क्या होते हैं, उसमें कविता लिख के रचना कर देते हैं। वो चाहे अतीत में पहुंच जाए, चाहे भविष्य में पहुंच जाए, कवि कहीं पर भी पहुंच के अपने कल्पना की उड़ान भरते हुए वो कहीं पर भी कविता की रचना कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो चिड़िया के उड़ान के बहाने व्यक्त हो सकती है कि कविता जो है चिड़िया के उड़ान की तरह ही उड़ती है। वो भले ही चिड़िया के उड़ान की तरह व्यक्त हो सकती है, लेकिन कविता में जो भाव निहित होते हैं, भाव जो उसमें विद्यमान होते हैं, उसकी जो उड़ान होती है, उसमें जो गुण और जो व्यापकता उसमें छिपी होती है या उसमें विद्यमान रहती है, वो चिड़िया की सीमित उड़ान की तरह नहीं होती। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि इसमें चिड़िया की उड़ान और कविता की उड़ान के बारे में बताया गया है कि चिड़िया की उड़ान भले ही बहुत दूर तक है, वो हर जगह जा सकती है, हर डाल, हर पेड़, हर घर, हर द्वार, हर कमरे में जा सकती है, लेकिन हर आकाश की ऊंचाइयों तक भी जा सकती है, लेकिन एक सीमित में जाकर वो रुक जाती है। जबकि कविता की उड़ान भले ही उसके पंख हमें दिखाई नहीं देते, वो कल्पना की उड़ान में वो कहीं पर भी पहुंच जाती है, हर जड़ चीज में, हर चेतन में, अतीत में, वर्तमान में, भविष्य में, वो कहीं पर भी चली जाती है ना। चिड़िया, जैसे मैंने बताया, चिड़िया तो एक घर से दूसरे घर में पहुंचती है, बाहर से भीतर, भीतर से बाहर चली जाती है ना। वो उसकी चिड़िया की जो है क्या है, सीमा एक बंधी होती है। चिड़िया के बहाने कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, अर्थात कविता की जो उड़ान है वो चिड़िया को नहीं जानते हैं, क्योंकि कवि के मन में जो उत्पन्न होने वाले भाव होते हैं, उसके कोई सीमा नहीं होती, वो कहीं पर भी पहुंच जाती है ना। भावों के जो पंख होते, कवि के जो भावों के जो पंख होते हैं, उसकी दूरी जो होती है, उसकी ऊंचाई जो होती है, वो अनंत है। इसलिए तो कहा गया है, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। तो कविता की उड़ान के बारे में चिड़िया ज्ञातव्य नहीं है, अर्थात उसके बारे में उसको ज्ञात नहीं है, वो नहीं जानती इसके बारे में। चिड़िया जो है वो घर के बाहर भीतर इस घर में जाएगी, उस घर में जाएगी, है ना, लेकिन फिर भी उसकी एक सीमाबद्धता होती है। जबकि कविता क्या है, कविता में कल्पना के पंख लगा करके वो क्या है, कविता में पंख लगा करके उड़ने का अर्थ तो ये है कि वो अपनी कल्पनाओं के माध्यम से वो कहीं पर भी उड़ जाती है, वो कोई सीमा में बंधी नहीं रहती। और इस प्रकार इस कविता की जो व्यापकता है वो चिड़िया को नहीं मालूम है। ठीक है, तो यहाँ पर ये व्याख्या हुई। अब इसमें आप ये काव्य सौंदर्य ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है, जैसे कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, ये देखो र वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया जा रहा है ना। इस प्रकार से खड़ी बोली है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कविता खड़ी बोली में लिखी गई है। और यहाँ पर तद्भव शब्दावली है। तद्भव शब्दावली तो शायद आपको मालूम है, जो संस्कृत के रूप जो है हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तो जैसे ये देखिए, चिड़िया, चिड़िया तद्भव शब्द है। इस प्रकार से जो है ये तद्भव शब्दावली की अधिकता यहाँ पे बताया गया है। पंख, चिड़िया, इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पहली पंक्तियों की या पहले पैराग्राफ की व्याख्या मैंने आपको बताई। अब दूसरा है, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर
यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने क्या कहना चाहा है कि कवि ये मानते हैं कि कविता का विषय चाहे कुछ भी हो, लेकिन कविता हर विषय से बढ़कर महत्वपूर्ण होती है। कविता में चाहे फूल खिलने के वर्णन हो, फूलों के खिलने का वर्णन हो, पर कविता उससे बढ़कर होती है ना, ये बताया है। अब व्याख्या में देखिए, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कवि कहते हैं कि कविता का जो बनना होता है, कविता जो खिलती है, कविता का खिलना अर्थात क्या, कविता की रचना होना, है ना। तो कविता की जो रचना होती है फूलों के बहाने, अर्थात फूलों के बहाने से हो सकती है, अर्थात कवि जो है फूलों को देखकर एक कविता की रचना कर सकता है ना। कविता में किसी सुंदर फूल के खिलने का वर्णन कर सकता है कवि, उसकी शोभा का उल्लेख कर सकता है, जो लेकिन वास्तव में कविता की सुंदरता जो होती है, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, है ना। कवि जो है अपनी कविता के माध्यम से फूल के खिलने की शोभा का वर्णन बहुत ही सुंदर शब्दों की जाल से प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन फूलों को इस बात की कोई भी भनक नहीं लगती है कि इस तरह जो है कविता जो है किस प्रकार से खिलती है। कविता को तो नहीं मालूम है ना, सॉरी, फूलों को तो नहीं जानते फूल, क्योंकि फूल तो कुछ देर तक खिलते हैं, महकते हैं और फिर मुरझा जाते हैं, है ना, वो सूख जाते हैं, कुछ समय के बाद सूख जाते हैं, मिट जाते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन कविता में जो उस फूल के खिलने की दशा का वर्णन किया जाता है वो तो कभी नहीं मिटते, है ना। कभी किसी बगीचे में, कभी किसी पौधे में कोई फूल खिला होगा जिसे कवि ने देखा होगा और उस पर रचना कर दी होगी, कविता की रचना, वो फूल खिल करके मुरझा गया, लेकिन कवि की कविता जो है उस फूल के खिलने की दशा का वर्णन वो 20 बरस 30 बरस ही क्या, अनंत अनंत कालों तक वहीं पे विद्यमान है। वो कविता के जो मधुर भाव है वो कभी नहीं मुरझाते। उसके मधुर भाव बाहर भीतर, है ना, बाहर भीतर, इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने, है ना। और कवि की जो उस कल्पना के जो भाव है, वो क्या है, हर जगह जो है वो महकती रहती। कविता के उन भावनाओं से वो हर जगह महकती रहती है। उसके बारे में फूल को कोई भी जो है जानकारी प्राप्त नहीं है ना, क्योंकि वो कविता जो है वो सबके हृदय में क्या हो जाते हैं, जीने की चाह उत्पन्न कर देते हैं, है ना। तो यही बताया है, फूलों की महक और सुंदरता की तुलना किसी भी प्रकार कविता से नहीं की जा सकती। फूलों की महक, फूलों की सुंदरता वो क्षण भर की होती है, लेकिन कविता की महक, कविता की सुंदरता, कविता के जो भाव है वो क्या होते हैं, वो हमेशा विद्यमान रह जाते हैं, अनंत कालों तक विद्यमान रहते हैं। कवि ये कहते हैं कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर, यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। कवि क्या कहते हैं कि कविता को किसी के बहाने की आवश्यकता नहीं होती है ना। कभी फूलों के बहाने होते, कभी कविता को एक खेल की तरह माना गया, बच्चों के खेल की तरह माना गया है ना। बच्चों के बहाने से कहा गया है कि किसी बहाने की आवश्यकता नहीं होती, वो बच्चों की खेल की तरह होती है कविता, जो कहीं पर भी, कहीं भी, किसी भी स्थान पर चली जाती है, बाहर भीतर, यह घर वह बार, मतलब कहीं पर भी, किसी भी स्थान पर पे वो विद्यमान हो जाती है। वह तो कभी भी व्यक्त होकर सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने, अर्थात क्या, बच्चे खेल खेल कर क्या हो जाते हैं, इस घर उस घर, चारों तरफ क्या होता है, बच्चे खेल करके सभी घर को आपस में मिला देते हैं ना। तो वो क्या हो जाते हैं, इसी प्रकार कविता भी जो है वो अपने भावों से प्रभावित होकर वो क्या हो जाते हैं कि वो हर किसी में वो विद्यमान हो जाते हैं, है ना।
बच्चा भी जो है इस घर में उस घर में अपने खेल का स्थान ढूंढ लेते हैं। और इसी प्रकार से कविता भी जो है भूतकाल अर्थात अतीत के, वर्तमान के, भविष्य के प्रसंगों में को प्रकट कर देती है। और वो हर समय के भावों को, वो भी किसी भी समय में कहीं पर भी पहुंच करके उस भावों को वो व्यक्त कर देती है। क्योंकि कविता की जो रचनात्मकता ऊर्जा होती है, रचनात्मकता हो जाती है उसमें, कविता की जो रचना की जाती है उसमें इतनी ऊर्जा होती है कि वो किसी भी बंधन में बंधी नहीं रहती। वो बच्चों की खेल की तरह बेपरवाह होती है। जिस प्रकार बच्चे कहीं पर भी खेलने लग जाते हैं, है ना, चाहे अभी मेरे घर में खेलेंगे, कल आपके घर में खेलेंगे, इस तरह से बच्चे जो है हर घर को एक बना करके रख देते हैं। उसको खेलने की कोई जो है स्थान उनका निर्धारित नहीं होता। तो इसी प्रकार कविता भी जो है उसका कोई स्थान निर्धारित नहीं होता, उसकी सीमा असीम है। यही जो है वो एक स्थान में बंधी हुई नहीं रहती। यही बात इन पंक्तियों में बताई गई है। तो साथ ही ये है कि इसमें सौंदर्य यही है कि कवि ने इन पंक्तियों में कविता की रचनात्मकता की व्यापकता को प्रकट किया है और ये बताया है कि कविता की सीमा असीम है, वो कोई बंधन में बंध कर नहीं रहती है। और वही एक बात, क्योंकि ये कविता खड़ी बोली में लिखी गई है